हाँ जी गाइस, चैप्टर 2 की बात चल रही थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, और हम देख चुके हैं अपने 2 लेक्चर में मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स और टेक्निक्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। डिस्टिंक्शंस के लिए मैंने खुद आपको बोला था कि आप लोग खुद देख लें उसे। प्रोसेस भी देखा और पर्पस भी देखा था, या ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। इतना सब कुछ हमने कवर करा है अपने लेक्चर नंबर 1 और 2 में, ठीक है, 1+2 में। और ये यानी कि आज हम ये 3 अपने छोटे छोटे से टॉपिक बच रहे हैं। कोशिश करूँगा मैं आज कि इस लेक्चर में इस चैप्टर को हम फिनिश कर दें बिल्कुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। अब यूजेस का मतलब होता है, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, या इसके क्या क्या हमें फ़ायदे हैं, हम कहाँ कहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी बात हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस वी कैन टेक अ वैरायटी ऑफ डिसीजन इन वेरियस areas such as security analysis, credit analysis, debt analysis, dividend decisions and general business analysis. These are discussed below. इन्होंने बताया है कि on the basis of financial analysis, financial analysis के basis पर वी कैन टेक अ वेराइटी ऑफ डिसीजन, हम बहुत सारे डिसीजंस ले सकते हैं इन वेरियस एरियाज, बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में, मतलब बिजनेस से ही रिलेटेड अलग अलग एरियाज़ में, सच एज सिक्योरिटीज़। और इन्होंने बताए हुए हैं, आगे एक एक करके हम देख लेते हैं ज़रा इसे फटाफट से। थोड़ा मैं स्पीड में रहूँगा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट कभी कभार पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, तो छोड़ना नहीं है इस वजह से। सिक्योरिटी एनालिसिस का बता रहे हैं वो, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द इन्वेस्टर कम्स टू नो वेदर द फर्म इज़ फुलफिलिंग हिज एक्सपेक्टेशंस विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी। क्या मतलब, वो ये है भाई, कोई भी इन्वेस्टर्स है आपकी कंपनी में, अगर वो इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो ये देखना तो ज़रूर चाहेगा कि उसका पैसा सिक्योर्ड है या नहीं है, मतलब ये कि उसे कुछ रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, कैपिटल एप्रिसिएशन कैसा है, या सिक्योरिटी ऑफ मनी उसकी है या नहीं है, तुम लोग डिविडेंड का पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक है। Such analysis is done by a security analyst who is interested in cash generating ability, dividend payout policy and behavior of share price। तो ऐसा एनालिसिस यानी कि सिक्योरिटी एनालिसिस किसके द्वारा कराया जाता है, एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के द्वारा कराया जाता है जो कि इंटरेस्टेड होता है कैश जनरेटिंग एबिलिटी में, कि तुम्हारी कैश जनरेट करने की क्या क्षमता है, एबिलिटी कितनी है, डिविडेंड पे आउट पॉलिसी वगैरह कैसी हैं, ये आपके शेयर्स का बिहेवियर यानी कि अप एंड डाउन में आपकी मार्केट कैसी चल रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो देखो नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसे। चलो क्रेडिट एनालिसिस आ रहा है। क्रेडिट एनालिसिस का मतलब क्या है, सच एनालिसिस इज यूजफुल व्हेन a firm offers credit to a new customer or a dealer। such analysis देखो is useful, कब यूजफुल है, when a firm offers credit to a new customer, हम किसी कस्टमर को, नए कस्टमर को या किसी डीलर को क्रेडिट देना चाह रहे हैं, क्रेडिट देना के लिए हम ऑफर कर रहे हैं। द मैनेजर ऑफ द फर्म वुड लाइक टू नो वेदर टू अलाउ और एक्सटेंड क्रेडिट टू दैम और नॉट। जो भी मैनेजर है हमारी फर्म का, वो ये जानना चाहेगा कि हम उसे वो क्रेडिट अलाउ करें या ना करें, या जो ऑलरेडी क्रेडिट अलाउ करा हुआ है उसे एक्सटेंड करें या ना करें। सच एनालिसिस इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर अ बैंक बिफोर ग्रांटिंग लोन। सीधी सी बात है, बैंक के लिए तो जब वो लोन ग्रांट करेगा तो उसके लिए ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। कौन सी एनालिसिस, क्रेडिट एनालिसिस। नेक्स्ट डेप्ट एनालिसिस की हम बात करते हैं। डेप्ट का मतलब तो आपको पता ही है, लोन, कर्जा वगैरह जैसे हम बोलते हैं। सच एनालिसिस डन बाय द फर्म टू नो इट्स बोरोइंग कैपेसिटी, उधार लेने की, कर्जा लेने की क्षमता क्या है हमारी, उसको देखने के लिए ये एनालिसिस करी जाती है। सच एनालिसिस डन बाय द फर्म, किसके द्वारा, फर्म के द्वारा, टू नो इट्स बोरोइंग कैपेसिटी। नेक्स्ट डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स द फर्म इन डिसाइडिंग अबाउट द रेट ऑफ डिविडेंड। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या करती है, हमारी मदद करती है फर्म की इन डिसाइडिंग अबाउट द रेट ऑफ डिविडेंड, जो भी डिविडेंड हम देना चाह रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उनकी रेट में हमें मदद करती है कि हम उन्हें 4% दें, 5 दें, 10 दें, मतलब हाउ मच। द मैनेजमेंट वुड हैव टू डिसाइड अबाउट हाउ मच पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ मच टू रिटेन। मैनेजमेंट जो है वुड हैव टू डिसाइड करना पड़ता है किसको, मैनेजमेंट को, मैनेजर्स वगैरह को, किसके बारे में, हाउ मच पोर्शन ऑफ द अर्निंग्स, कि अर्निंग का कितना पोर्शन तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एंड हाउ मच टू रिटेन, कितना अभी रखना है रिटेन्ड अर्निंग्स में।
नेक्स्ट बोल रहे हैं सच डिसीजंस इंडिकेटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म एंड हेंस टू सम एक्सटेंट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ शेयर प्राइसेस। वही वाली बात है कि सच डिसीजन इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करते हैं कुछ डिसीजंस, और कुछ जो हैं उसके बाद में क्या होता है, टू सम एक्सटेंट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ शेयर प्राइसेस। तो समझ आया कुछ? कोई पॉइंट रह गया हो या कोई बात ना समझ में आई तो मुझे कमेंट ज़रूर कर देना। व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, और यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस टॉपिक देख लेते हैं जरा, जनरल बिजनेस एनालिसिस। भाई सारा बिजनेस में तो एनालिसिस चल ही रहा है, तो जनरल बिजनेस एनालिसिस से के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई द की प्रॉफिट ड्राइवर्स, can be used to identify the key profit drivers and business risks in order to assess the profit potential of the firm. It helps in future growth scenarios for the firm. अब ये मुझे इसका हिंदी में मतलब बताने की तो ज़रूरत है नहीं। It helps in future growth scenarios of the firm. Next क्या देखना है हमें, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस। कौन कौन सी वो पार्टीज़ हैं जो आपके फाइनेंशियल एनालिसिस में इंटरेस्टेड हैं। चलो देख लेते हैं। द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल इन द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, सबसे पहली बात तो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट तो ज़रूरी है ही, मैनेजमेंट को तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा ही। भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है बिजनेस की, वो मैनेजमेंट नहीं देखेगा तो कौन देखेगा। तो फाइनेंशियल एनालिसिस हेल्प्स द मैनेजमेंट टू असर्टेन ओवरऑल एज वेल एज सेगमेंट वाइज एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिसाइड्स इट हेल्प्स देम इन डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। अगर किसी मैनेजमेंट को ये ही नहीं पता होगा कि हमारे खर्चे क्या चल रहे हैं, हमारी इनकम क्या चल रही है, तो वो डिसीजन कैसे लेगी, कंट्रोलिंग कहाँ करेगी और सेल्फ इवैल्यूएशन कहाँ करेगी। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस को भी बहुत लेना देना है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं हमारी फाइनेंशियल एनालिसिस में। कैसे देख लेते हैं। Employees are interested in better emoluments, bonus, better working condition and security of their jobs। भाई एम्प्लॉय कोई भी हो हमारे बिजनेस में, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय होता है तो वो ये सोचता है कि हमें ना अपनी जॉब की सिक्योरिटी मिल जाए। मतलब ये कि हमारी जॉब जल्दी से छूटे ना, कोई हमें एवं ही ना निकाल दे किसी बात पर। वर्किंग कंडीशन बहुत बेटर हो हमारी, बोनस वगैरह मिले हमें, एमोल्यूमेंट्स मतलब सैलरीज वगैरह हमारी अच्छी हों। ठीक है। सो दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी, वो प्रॉफिटेबिलिटी में इंटरेस्टेड होते हैं। ऑपरेटिंग सस्टेनेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस में भी, स्ट्रेंथ में वो इंटरेस्टेड होते हैं। और ट्रेड यूनियंस की बात करें तो और ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस बिकॉज द डिग्री ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हेल्प्स देम इन नेगोशिएटिंग एंड एंटरिंग इनटू वेज एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉयर्स। सीधी सी बात है, ट्रेड यूनियंस भी कहाँ पर इंटरेस्टेड होगी, वो भी अपने प्रॉफिट को देखेगी नेगोशिएट वगैरह करने में। और एंटरिंग द वेज का मतलब है यहाँ पर कि सैलरी वगैरह डिसाइड करने में। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, शेयर होल्डर्स और ओनर्स और इन्वेस्टर्स। भाई इसको तो यहाँ पर आना ही था, हालांकि इसे तो सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए, क्योंकि पैसा किसका लगा हुआ है, शेयर होल्डर्स का, या ओनर्स या इन्वेस्टर्स आप बोल लो, उनका सबका पैसा लगा हुआ है। तो वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है। आओ चलो, ओनर्स इन्वेस्ट देयर सेविंग्स इन द एंटरप्राइज। ठीक है। ओनर्स क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर देते हैं एंटरप्राइज में। देयरफॉर, इसीलिए दे आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। वो अपनी इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, प्रॉफिटेबिलिटी में और सेफ्टी में। किसमें, अपने इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी में, कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं डूब ना जाए। दे वुड लाइक टू नो whether the business is profitable, has growth potential and its progress is on expected lines। ये वाली लाइन मार्क करने वाली है पूरी की पूरी। has growth potential and its progress is on expected line। has growth potential, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चल जा भाई, चलो। तो उनको अपना पैसा उन्होंने लगा दिया, ठीक है, अपनी जगह, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि ग्रोथ होती रहे बिजनेस की। इसी वजह से वो क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में। आगे अगर हम पढ़ें तो ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस हेल्प्स इन एप्रिसिएशन ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। अपने इन्वेस्टमेंट की एप्रिसिएशन के लिए ग्रोथ की पोटेंशियल होना बिजनेस के लिए ज़रूरी है। इसीलिए वो कहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से ही वो डिसीजन मेकिंग वगैरह करेंगे। कोई भी अगर लूज पॉइंट चल रहा होगा तो उसे कस के रखेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। अब ये क्या होते हैं, देखो भाई एक इन्वेस्टर तो वो होता है जिसने इन्वेस्ट कर चुका है, और एक पोटेंशियल इन्वेस्टर वो होता है जो अभी सोच रहा है। दैट अ पर्सन हु इज़ थिंकिंग, आप इसे ऐसा कह सकते हो, हु इज़ थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन अ बिजनेस या इन अ एंटरप्राइज। They are interested to know the present profitability, that is earning, and financial position as well as the future prospectus to determine whether they should invest in a particular company। वो बंदे क्या चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए कि प्रेजेंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या चल रही है, मतलब अभी फिलहाल किसी कंपनी की अर्निंग क्या चल रही है, और फाइनेंशियल पोजीशन उसकी क्या है, और साथ के साथ एज वेल एज उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस कैसा है, टू डिटरमाइन वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। यहाँ पर अगर पॉइंट आ जाए और नोट कि उन्हें अब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं चाहिए, इसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर इंटरेस्टेड होते हैं। नेक्स्ट सप्लायर्स और क्रेडिटर्स तो ज़रूरी होंगे ही होंगे, क्योंकि हमें कोई तभी क्रेडिट देगा तब हमारी जो पोजीशन है फाइनेंशियल वो हमारी साउंडनेस अगर होगी। ठीक है, चलो भाई, दे आर इंटरेस्टेड टू नो द शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी पोजीशन ऑफ अ फर्म, डेट इज़ एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी का मतलब हमारी जो लघु कार्य है, मतलब एक तरीके से लघु का मतलब यहाँ पर शॉर्ट मैं बता रहा हूँ आपको हिंदी में, कि शॉर्ट को जो हम लघु बोलते हैं, जो लॉन्ग टर्म होता है वो तो हमारे लिए हो जाएगा बैंकर्स और लेंडर्स के लिए, जो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा वो आ जाएगा सप्लाई और क्रेडिटर के लिए। कोई भी क्रेडिटर हमें जो सोल्वेंसी के ही अकॉर्डिंग, हमारी सोल्वेंसी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही पैसा उधार पर देता है। उधार से मतलब जो हमें माल उधार देगा वो जो सप्लायर और क्रेडिटर को वो तब देगा जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कर लेगा, फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेगा कि हाँ भाई ये पैसा दे देगा, ये बंदा पैसा चुका देगा। द एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, द एबिलिटी हमारी क्षमता इतनी है कि हाँ हम उसे 15 दिन का या 20 दिन का जो वादा कर रहे हैं उसमें हम उसे पैसे लौटा देंगे, तो ही वो हमें क्रेडिट पर माल देगा। शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ अ फर्म कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो सोल्वेंसी जो है फर्म की देखी जा सकती है, कैन बी डिटरमाइंड करी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस दे डिसाइड वेदर दे शुड अलाउ और एक्सटेंड क्रेडिट टू द एंटरप्राइज और नॉट। ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस के बेसिस पर ही वो ये डिसाइड करते हैं कि इस फर्म को, यानी कि हमारी फर्म को अलाउ करना है क्रेडिट वगैरह या नहीं करना है किसी भी एंटरप्राइज को। ठीक है, एंटरप्राइज और नॉट। बैंकर्स एंड लेंडर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर बैंकर्स एंड लेंडर्स आर इंटरेस्टेड इन सर्विसिंग द ऑफ द लोन्स ग्रांटेड टू एन एंटरप्राइज, डेट इज रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑन ड्यू डेट्स। मतलब ये कि हम अगर बैंक से लोन लेने के लिए पहुंच जाएं या किसी लेंडर से उधार मांगने लगे पैसा, तो वो दो चीज़ों को देखेगा। वो ये देखेगा कि मेरी जो पेमेंट है इंटरेस्ट वगैरह की, क्या वो मुझे रेगुलर पेमेंट मिल जाएगी या नहीं, और दूसरी बात रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा या नहीं ड्यू डेट पर, मतलब टाइम पर, तभी वो क्या करेगा, हमें लोन ग्रांट करेगा। इन अदर वर्ड्स दे आर इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी ऑफ अ फर्म। दोनों में वो क्या होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। That is ability to pay interest on loans and debts and its repayment। ठीक है, तो ability to pay interest on loans, सीधी सी बात है, लोन पर या डेप्ट पर हम इंटरेस्ट पे कर दें, हमारी इतनी भी क्षमता होनी चाहिए, और हम उनका पैसा टाइम पर चुका दें, वापस कर दें, इतनी भी हमारी बिजनेस की एबिलिटी होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, आगे कुछ और भी बंदे हैं, 3 बंदे निकल करके आ रहे हैं। कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं ये, इनका क्या लेना देना हमारे बिजनेस से, चलो देख लेते हैं। रिसर्चर्स जो होते हैं उनका भी मतलब है यहाँ पर मे लाइक टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, फाइनेंशियल पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ अ बिजनेस और इंडस्ट्री। रिसर्चर्स जो होते हैं, पता ही है आपको, मे लाइक टू एनालाइज प्रॉफिटेबिलिटी, वो प्रॉफिटेबिलिटी को एनालिसिस कर सकते हैं, ग्रोथ को देख सकते हैं हमारे बिजनेस की, फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकते हैं, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं कि इस बिजनेस का क्या होने वाला है या किसी इंडस्ट्री का क्या होने वाला है। एंड दे मे बी इंटरेस्टेड इन एनालाइजिंग द डाटा ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस लाइक परचेज, सेल, ऑपरेटिंग कॉस्ट, पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। वो उसमें भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं एनालाइजिंग करने में, किसमें, डाटा ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस के अलग अलग डाटा को उठा लेंगे। वो कौन कौन से डाटा, क्योंकि भी परचेज़ कितनी है, इनकी सेल कितनी चल रही है, एक्सपेंसेस इनके कितने चल रहे हैं, इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, और पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट टैक्स अथॉरिटीज़। टैक्स अथॉरिटीज़ से मतलब गवर्नमेंट। वो कैसे, टैक्स अथॉरिटीज़ आर इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग प्रॉपर असेसमेंट ऑफ टैक्स, आर इंटरेस्टेड इन इंश्योरिंग
proper assessment of tax liabilities of the enterprise as per the laws in force from time to time। का मतलब है कि हमारे बिजनेस की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए या हम इतने ईमानदार तो ज़रूरी है होने चाहिए कि जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो जब भी चाहें क्या करा सकें, हम असेसमेंट कर सकें लाइबिलिटीज़ का। अच्छा, अपनी मर्ज़ी से करेंगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगी। रूल्स होते हैं इनकम टैक्स के, सेल टैक्स के, सब, तो उसके अकॉर्डिंग वो टाइम टू टाइम हमें लॉज के अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहें। इस वजह से वो भी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, कस्टमर्स। कस्टमर्स यानी ग्राहक हैव एन इंटरेस्ट इन इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या हमारी फर्म लगातार चलती रहेगी, ये बात हमारे ग्राहक को पता होनी चाहिए और वो इंटरेस्टेड होता है इस चीज़ में ये जानने के लिए कि ये जो एंटरप्राइज है उसकी कंटिन्यूएंस क्या है। स्पेशली व्हेन दे हैव अ लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट विद। जब, स्पेशली का मतलब यहाँ पर हालांकि जब ज़्यादा ज़रूरी है कि जब कोई बंदा हमारी इन्वॉल्वमेंट में है काफ़ी लंबे टाइम से, ठीक है, विद और आर डिपेंडेंट ऑन द एंटरप्राइज, और वो हमारी ही बिज़नेस पर डिपेंडेंट है। वो ये चाहता है कि हमारे जो बिज़नेस में हम कोई ऐसा प्रोडक्ट दे रहे हैं कि वो उसका आदी हो चुका है, उस पर डिपेंडेंट है, तो वो ये चाहेगा कि हमारी बिज़नेस कंटिन्यूएंस करती रहे, अदरवाइज़ उसे कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। चलिए, ये हमने इतने सारे पॉइंट यहाँ पर पढ़े, कवर करे, देख लेते हैं ज़रा एक बार फिर से कौन कौन सा पॉइंट मैंने पढ़ा था। मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होता है, एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियंस होती हैं, शेयर होल्डर, ओनर या इन्वेस्टर्स होते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, सप्लायर और क्रेडिटर्स होते हैं, बैंकर्स और लैंडर्स भी इंटरेस्टेड होते हैं, रिसर्चर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ और कस्टमर्स इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बिजनेस में। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मैं करा दूँ तो वीडियोज़, ये जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो कोई नहीं, हम एक लेक्चर और लगा लेंगे लिमिटेशंस के लिए। बस एक लास्ट टॉपिक यही बच रहा है हमारा, लिमिटेशंस इस चैप्टर में, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश होगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।